हेलो बच्चों, तो इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो भाई केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आपकी बुक का पहला चैप्टर है और इतना ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आगे आपको हेल्प करेगा बहुत सारे केमिस्ट्री के एस्पेक्ट्स को समझने के लिए। ठीक है, देखो व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से को पढ़ने से पहले ना सबसे पहले हमें बात करनी चाहिए फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस की। ठीक है जी, इसकी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की। अच्छा एक बात समझो, फिजिकल चेंजेस कौन से होते हैं? देखो फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिसमें कोई कंपोजिशन में चेंज नहीं आता, कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज इन कंपोजिशन, है ना। मतलब आप इस बात को समझना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं देखो इस फ़ोन को ना तोड़ दूं, ये फ़ोन है मेरे पास, ठीक है, नहीं मैं इस फ़ोन को तोड़ दूं, अगर मैं इस फ़ोन को तोड़ूंगा तो भाई ये जो फ़ोन है ये फ़ोन ही रहेगा ना, इस फ़ोन का मटेरियल ही रहेगा। बात बस इतनी है कि इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, है ना। इसका क्या चेंज हो गया? स्ट्रक्चर। जैसे जो आपको स्क्रीन यहाँ पे नज़र आ रही थी वो स्क्रीन अब एक प्लेन स्मूथ सरफेस नज़र नहीं आएगा, वो जो स्क्रीन है उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा आपको ब्रेकेजेस नज़र आने वाले हैं, है ना। तो सिंपल सी बात क्या है कि अगर मैं फिज़िकल चेंज को समझूं तो फिज़िकल चेंज में कोई कंपोजिशन के अंदर चेंज नहीं होता, है ना। तो अगर कोई चेंज हो ही नहीं रहा किसी भी सब्सटेंस की कंपोजिशन के अंदर तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिज़िकल चेंज बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू कैन से मैंने कैन को लिया, कैन है ना, कौन सी कैन? जैसे फॉर एग्जांपल कोक की कैन को, कोक है ना, कोक आपने ली, कोक पी ली, कोक की कैन को आपने लिया और उसको मोड़ दिया, तो भाई वो कोक की कैन मान लेते हैं टिन से बनी थी, टिन से, है ना, टिन भी एक मटेरियल होता है, उस टिन से बनी थी। अगर वो कोक की कैन टिन से बनी थी और मैंने उसको मोड़ दिया तो भाई क्या उसके कंपोजिशन में चेंज आया? नहीं आया ना। तो दैट चेंज इज नोन एज व्हाट? फिजिकल चेंज। इज इट ओके और नॉट? अगर मैंने बोला कि भाई ग्लास लो, ग्लास है ना, ग्लास लो, ग्लास को क्या कर दो? तोड़ दो। मतलब इसको क्या कर दो भाई? तोड़ दो। कितना मजा आएगा, है ना, कितना मजा आएगा, क्या सोच रहे हो कि भाई मजा आएगा? भाई मजा तो आएगा ही, साथ में पिटाई भी पड़ेगी पापा से, ठीक है नहीं। तो ग्लास को अगर मैं तोड़ दूं तो भाई क्या हुआ? ग्लास अभी भी टूटा हुआ ग्लास ही है ना, उसकी कंपोजिशन में चेंज तो नहीं आया ना। तो वो सब चीज़ें जिनकी कंपोजिशन के अंदर चेंज नहीं आता, मतलब ग्लास ही है, चाहे वो सही ग्लास था चाहे वो टूटा ग्लास है, तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज बोलते हैं। अब केमिकल चेंज क्या होता है? देखो इस बात को समझना। देखो केमिकल चेंज क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं अब घर में कोई मेहमान आ गए और चाय बना रहा हूँ, वैसे तो मैं चाय बनाता ही नहीं हूँ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, चाय तो भाई अब बनानी पड़ेगी ना, नहीं तो मेहमान बोलेंगे कैसा बंदा है, कुछ करता ही नहीं है, है ना। अच्छा देखो केमिकल चेंज का मतलब क्या है? व्हाट इज़ केमिकल चेंज? केमिकल चेंज वो चेंज होता है जिसके अंदर चेंज होता है, किसके अंदर? कंपोजिशन के अंदर। किसके अंदर? कंपोजिशन के अंदर जब चेंज होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज बोलते हैं। अब इस बात को समझना, ये जो चेंज है इस चेंज में बहुत सारी सब्सटेंस मिलके एक नया चीज़ फॉर्म करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ही दो या दो से ज़्यादा भी हो सकता है। लेट्स से कि भाई मैंने बोला कि भाई आप ना टी लीव्स के साथ आप मिल्क के अंदर, टी लीव्स को मिल्क के अंदर और साथ में शुगर के साथ मिला दो, है ना। टी लीव्स को डालो और शुगर को डालो मिल्क के अंदर, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा, ठीक है, आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा टी, है ना, चाय मिलेगी। तो भाई अब क्या हुआ? अब यहाँ पे मैंने टी लीव्स, मिल्क और शुगर का एक ऐसा मिक्सचर बनाया जिसके कारण मेरे को चाय मिली, है ना। यार मैं अब इस चाय को चाय से क्या वापस ये सब चीज़ें बना सकता हूँ? देखो इनके अंदर ये काम कर सकता था। कैसे कर सकता था? अगर मैं रिसाइकिल कर लेता, इनको रिसाइकिल मतलब कबाड़े वाले भैया को देता, वो क्या करते? इसको आगे रिसाइकलिंग कंपनीज को देते, वो इसी कोक की कैन को दोबारा से रिसाइकिल करके, मतलब उसकी शेप को ठीक करके उसको दोबारा से कैन बना देते। मेरी बात समझ में आई? अब अगर ये जो ग्लास है, ग्लास टूट गया तो ग्लास को पिघलाएंगे,
पिघलाने के बाद फिर से वो एक लिक्विड टाइप बन जाएगा, फिर से उसको सांचे के अंदर डालेंगे, मतलब कुछ इस तरीके से उसको एक शेप दे देंगे जिससे वो फिर से ग्लास बन गया। मतलब मैं टूटे हुए ग्लास को पिघला के दोबारा से ग्लास बना सकता हूँ, है ना। तो मतलब ये क्या होगी, फिजिकल जितने भी चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं, रिवर्सेबल। ठीक है, ये चेंजेस कौन से होते हैं, रिवर्सेबल चेंज होते हैं। वही अगर मैं केमिकल चेंजेस की बात करूं तो भाई आप दोबारा से चाय से दोबारा आप चाय पत्ती निकाल सकते हो, मतलब आप ऑब्वियसली बात है यार निकालते होगे, वो जो वेस्ट बच जाता है आपको, ठीक है नहीं, जिसको आप प्लांट्स वगैरह में डाल देते हो, नहीं तो फिर आप ऐसे ही फेंक देते हो, ठीक है। हालांकि प्लांट्स में डाल देना चाहिए क्योंकि वो उनकी मैन्योर के लिए, खाद के काम में आता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। ये जो टी है, टी ये टी लीव्स, क्या आप उधर दोबारा से जो आप स्टार्टिंग से टाटा टी लेके आए थे, क्या आप दोबारा से मतलब निकाल पाओगे उसको, नहीं निकाल पाओगे ना यार। तो मतलब क्या है कि भाई ये दोबारा से नहीं मिलने वाला। अब टी से आप दोबारा से दूध निकाल लोगे, मतलब चाय अलग, जो ओरिजिनल टाइप में जो अपनी स्टार्टिंग में इनिशियली जो दूध डाला था वो अलग, क्या आप निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। फिर शुगर की मैं बात करूँ, चीनी, भाई चीनी भी नहीं निकाल पाओगे ना। तो अल्टीमेटली ये क्या होते हैं, इर्रिवर्सिबल होते हैं, है ना। अब वो चीज़ें, अब रिवर्सिबल का तो मतलब पता ही है कि भाई वो चीज़ें दोबारा से अगर दोबारा से हम पहले वाली फॉर्म में चेंज कर दे तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल बोलते हैं। और यहाँ पे वो सभी चीज़ें जो कि हम पहले वाली फॉर्म में अचीव नहीं कर सकते तो उसको हम क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल बोलेंगे। इसका एक और एग्जाम्पल है, क्या, लेमन प्लस वाटर प्लस, मतलब लेमन के अंदर मैंने वाटर डाला, वाटर के साथ क्या डालेंगे, लेट्स से कि हमने शुगर डाली और सॉल्ट डाला, लो है ना, शुगर की डाली और क्या डाला, सॉल्ट डाला, तो हमें क्या मिल गया, लेमनेड मिल गया, लेमनेड मिल गया। तो भाई ये सब चीज़ें जो कि हम दोबारा से अचीव नहीं कर सकते वो क्या है, केमिकल चेंजेस हैं, है ना। वो सारे केमिकल चेंजेस हैं। हमने इस बात की चर्चा 7th के अंदर भी करी हुई है यार, 8th के अंदर भी करी हुई है, तो इसमें कोई घबराने की बात ही नहीं है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये सब चीज़ें आपको केमिकल चेंज में और फिजिकल चेंज में आपको याद रखनी है, ठीक है नहीं। चलो अब आगे चलते हैं और ये समझते हैं कि भाई हमारे पास केमिकल रिएक्शंस कौन सी होती हैं। देखो अब भाई ऑब्वियसली बात है कि अगर मैं इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की बात कर रहा हूँ तो इसका साफ तौर पे तो मतलब यही है ना भाई, क्या, कि मेरे को फिजिकल चेंजेस नहीं पढ़ने हैं, है ना। फिजिकल चेंजेस हम रोज देखते हैं, अब हम केमिकल चेंजेस के बारे में बात करेंगे और फिजिकल चेंजेस को यहाँ से हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। इसी स्टोरी से आगे हम केमिकल रिएक्शंस पे अपनी स्टोरी लेकर जाते हैं, ठीक है। अब इस बात को समझो यार, क्या, कि अभी मैंने ठीक है नहीं, जिस फॉर्म में ये केमिकल चेंजेस को एक्सप्रेस किया वही फॉर्म केमिकल रिएक्शन है। इस बात को समझना, मतलब मैंने बोला कि भाई टी लीव्स, भाई समझ में आया, टी लीव्स, ये क्या के पास मिल्क, ये क्या के पास शुगर, ये के पास क्या है टी, भाई 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 भाई, ठीक है जी। तो टी लीव्स, मिल्क, शुगर और टी, भाई इस फॉर्म में जो मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ ना, इसी को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है जी। अच्छा अब देखो टी, मिल्क और शुगर और ये जो आपको टी मिली बनी है ना, इसको तो हम एक ऐसे यू कैन से लेमैन एग्जांपल लेते हैं। लेमैन मतलब आम भाषा का एग्जांपल। जनरली हम जब केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं ना तो हम केमिकल रिएक्शंस को उनके बेसिक एलिमेंटल स्टेट से डिपेंड करते हैं। मतलब आप मेरी बात समझना, कैसे, सिंबल से एक्सप्रेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि भाई हमने ना नमक लिया, नमक। अब भाई अब 9th क्लास के अंदर आपने ना सोडियम तो पढ़ा होगा, सोडियम क्या होता है ना। तो हमने क्या लिया, नमक लिया, Na प्लस में Cl गिव राइज टू NaCl आ गया। आया समझ में नहीं आया, ये आपने 9th क्लास की क्वेश्चन पढ़ी हुई है। तो भाई अब मैंने क्या किया, सोडियम लिया, क्लोरीन लिया, क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड लिया, बन गया। तो मतलब जब भी मैं ऐसी फॉर्म में अपनी केमिकल रिएक्शंस को, मतलब अपनी नहीं भाई, मेरी केमिकल रिएक्शन कैसे हो सकती है, मैं तो इंसान हूँ भाई, फिजिकल चेंज हो रहा है, लेकिन हाँ मेरी बॉडी के अंदर भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। हर दिन, हर घंटे, हर पल
केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। अब आप ये मत समझना कि आप लेबोरेटरी के अंदर जाओगे और तभी आप केमिकल रिएक्शंस करोगे। नहीं 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 बच्चा, ऐसा नहीं होता। असलियत में हमारे शरीर के अंदर भी रेगुलरली केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। तो सोडियम प्लस क्लोरीन, है ना, क्लोरीन गिव्स यू सोडियम क्लोराइड, ठीक है जी। सोडियम प्लस क्लोरीन गिव्स यू व्हाट, सोडियम क्लोराइड। तो अल्टीमेटली आपको एक बात समझ में आई कि हम जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शंस लिखेंगे तो उसके जो सिंबल्स हैं, जो हमने उनको नाम दिए हुए हैं शॉर्ट फॉर्म में, उनसे रिप्रेजेंट करके हमें केमिकल रिएक्शंस निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला कार्बन प्लस में ऑक्सीजन गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। आया बात समझ में नहीं आया? तो बहुत ही सिंपल सी बात है यार, ठीक है। अच्छा देखो, अब आपको एक बात समझ में आ गई। अब देखो इस बात को समझना कि केमिकल रिएक्शंस में ना, इसको हम हटा देते हैं। अभी जो मैंने केमिकल रिएक्शंस लिखी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा सोडियम प्लस क्लोरीन, है ना, गिव राइज टू सोडियम क्लोराइड। आया समझ में? अब होता क्या है केमिकल रिएक्शंस के अंदर, क्या होता है सबसे पहले, क्या होता है सबसे पहला काम क्या होता है, हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास को पढ़ते हैं, मास को पढ़ते हैं। भाई देखो, अगर तुमने 9th ढंग से नहीं पढ़ी है तो 9th की वीडियोस जाके देखो, ठीक है। आपको मेरे ही चैनल पे 9th की वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। तो उसके अंदर आपको इन सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो अब जब हम कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करते हैं ना यार, इस बात को समझना कि व्हाट इज दिस, दिस इज Na प्लस में Cl गिव राइज टू NaCl, है ना। तो जो Na है ना, Na क्या है, सोडियम। सोडियम का वेट कितना होता है 23 प्लस में, ठीक है जी। इसका कितना होता है, मान लेते हैं दिस इज 35.5, ठीक है जी। आगे चलते हैं तो भाई यहाँ पे भी कितना होगा 23 प्लस में 35.5, मतलब यहाँ पे कोई चेंज नहीं आता। मतलब अगर मैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस की बात करूँ ना, तो भाई ये जो एरो से लेफ्ट वाली साइड होती है ना, इसको बोलते हैं हम रिएक्टेंट साइड। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट साइड। और एरो से दूसरी वाली तरफ की जो साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट साइड। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट साइड। सिंपल, एक रिएक्टेंट साइड है और एक कौन सा है, प्रोडक्ट साइड। अब रिएक्टेंट साइड वाले के जितना भी टोटल मास बनेगा, मास मतलब जो भी मास बन रहा है हमारे पास, यहाँ पे कितना मास बन रहा है 85.5, है ना। और यहाँ पे भी टोटल मास 858.5 बन रहा है। मतलब अब इस बात को समझो कि लेफ्ट हैंड साइड में जो एरो है किसी भी रिएक्शन में, रिएक्टेंट साइड में, इसको रिएक्टेंट साइड बोलते हैं, रिएक्टेंट साइड में जो मास बनेगा और जो प्रोडक्ट साइड में जो मास बनेगा, वो दोनों मासेस आपस में बराबर होंगे, ठीक है नहीं। अब मान लो कि बराबर नहीं हुए, लेट्स से हमने बोला H2 प्लस में O2 गिव राइज टू H2O। आया बात समझ में? हमने पानी, हाइड्रोजन और इसको मिलाया, क्या, ऑक्सीजन को मिलाया, तो हमारे पास क्या मिल गया, H2O मिल गया। आया बात समझ में? भाई अब हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, ठीक है। अब इधर कितना आ गया के पास 2 आ गया, क्योंकि 2 हाइड्रोजन थे, मतलब 2 × 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। प्लस में ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, ठीक है जी। तो 2 × 2 में 16 मतलब 32 गिव राइज टू। भाई अब देखना हाइड्रोजन कितने हैं 2, प्लस में, अब भाई इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे ना, इस पूरे का टोटल मास कितना है, इसका मास कितना हो गया 2 और इसका कितना हो गया 16, मतलब कितने हुए 18 हुए ना भाई। मतलब अभी अगर मैं इसको देखूं, दिस इज 34, है ना, और यहाँ पे कितना है 18 है। अगर मैं अभी इसको देखूं तो भाई यहाँ पे ये दोनों मासेस बराबर नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा। तो जब भी किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होता है तो हम वहाँ पे बैलेंसिंग का सहारा लेते हैं।
मतलब मेरी बात समझ में आ रही है? बैलेंसिंग का सारा मतलब इसको, अब देखो ये आपने कर लिया नोट, अब इसको, इसका कोई काम नहीं है, वैसे मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है कि नहीं? इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैंने इसको बैलेंस करूँगा। बैलेंस कैसे करूँगा? हाइड्रोजन 2 थे, हाइड्रोजन 2, डन, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऑक्सीजन कितने थे? 2 थे ना यहाँ पे। भाई ऑक्सीजन के नीचे क्या है? 1। समझ में आया? अब ऑक्सीजन के नीचे 1 है तो भाई ऑब्वियस ही बात है मुझे यहाँ पे 2 ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन हमारे को बैलेंस करने का ना एक तरीका है, क्या कि जब भी मेरे को बैलेंस करना होता है ना, बराबर करना होता है, तो मैं ना आगे कोई नंबर मल्टीप्लाई करता हूँ। अब आगे जो नंबर मल्टीप्लाई करता हूँ ना यार, वो नंबर ऑक्सीजन के लिए तो है ही है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे 2 ऑक्सीजन करने थे, तो भाई मैंने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया। ये 2 ऑक्सीजन यहाँ पे थे और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे करने थे, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब जो 2 का काम क्या है, 2 जो होगा वो इस 2 से मल्टीप्लाई भी होगा। मतलब ये 2 हाइड्रोजन कितने बना दिए? 4 बना दिए। और ये 2 जो है ऑक्सीजन के 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो गया? 2 1 = 2। तो मतलब यहाँ पे हमारा एक काम तो पूरा हो गया, क्या कि हमें ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 मिल गए। आया बात समझ में? तो अगर मैं ऑक्सीजन 2 मिल गए तो भाई ऑक्सीजन तो यहाँ भी 2 थे, ठीक है जी। अब हाइड्रोजन कितने बन गए? 2 दूनी 4, 2 2 = 4। भाई अगर हाइड्रोजन 4 बन गए तो भाई यहां पे भी तो हम हाइड्रोजन 4 बना सकते हैं ना, ठीक है जी। तो कहने का मतलब यही है कि भाई अब देखो, अब हमारे पास ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, ठीक है कि नहीं? अब अगर ये इक्वेशन बैलेंस हो गई तो 2 2 = 4, मतलब अब यहां पे कितने हाइड्रोजन हो गए? 4 हो गए, ठीक है। और एक हाइड्रोजन का वेट कितना होता है? 1 होता है, अभी भी बताया। तो टोटल वेट कितना हो गया इसका? 4, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन का वेट कितना होता है? एक ऑक्सीजन का 16, 2 का कितना हो गया? 32। कितना हो गया आपके पास? 4 और 32 कितना होता है? 36 हो गया। अब वही चीज़ है, अब आगे चलते हैं भाई। अब 2 दूनी 4, हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। एक हाइड्रोजन का वेट कितना होता है? 1। 2 दूनी 4, एक हाइड्रोजन का वेट कितना होता है? 1। तो हाइड्रोजन का टोटल वेट कितना हो गया? 4। प्लस में अब ये 2 जो है वो ऑक्सीजन के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट नहीं, मास, और जितनी बार मैंने वेट बोला ना उसको मास अज्यूम कर लो, मेरे मुंह से गलती से वेट निकल गया, ठीक है, मास बोलते हैं उसको। तो 2 1 = 2, इज इट ओके? तो 2 मतलब एक ऑक्सीजन का मास जो है वो 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन का मास कितना हो गया आपके पास? 32। तो मतलब यहाँ पे कितना हुआ? 36 और यहाँ भी 36। तो आपको मेरी बात समझ में आई कि कभी भी, पहली बात क्या बताई मैंने कि कोई भी इक्वेशन होगी, केमिकल रिएक्शन होगी, इस केमिकल रिएक्शन को हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। मतलब 2 चीज़ें, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें रिएक्ट करके कुछ बनाएंगी। अब ये कुछ बनाएंगी, वो एक चीज़ भी हो सकती है, 2 चीज़ भी हो सकती है। मतलब बहुत सारी चीज़ें मिलके बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं। जो चीज़ें मिलती हैं उसको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, जो चीज़ें बनती हैं उनको हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं, ठीक है जी। अब इसका एग्जांपल क्या था? Na+Cl गिव राइज टू NaCl। इसका एग्जांपल क्या था? कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। भाई अब ये पहली प्रॉपर्टी क्या थी केमिकल रिएक्शन की, कि भाई केमिकल रिएक्शन कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करती है। भाई हो सकता है कि आपको पहले किसी ने ना बताया हो, बट मैंने सोचा कि आपको ये बात बता दूं ताकि आपको ये समझ में आए कि हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन क्यों करते हैं। पहली इसी प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि केमिकल रिएक्शन कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करती है कि जितना मास इधर है उतना ही मास कितना होगा? उधर होगा। अब ये इक्वेशन तो पहले से बैलेंस थी, लेकिन मैंने एक एक्स्ट्रा इक्वेशन ली फॉर्मेशन ऑफ वाटर की, ताकि आपको ये समझ में आए कि जहां पे हमें बैलेंसिंग नहीं दी होगी, जहां पे मास इक्वल नहीं होगा, हालांकि हम हर बार मास नहीं देखेंगे यार, हम नॉर्मली एटम्स गिन लेंगे, हम नॉर्मली हाइड्रोजन एलिमेंट्स गिन लेंगे, कितने एलिमेंट्स यहाँ पे, जहाँ 2 एलिमेंट्स दिए हैं उसके कितने एटम्स यहाँ पे आपस में दूसरे साइड के नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास में हमें ये काम नहीं करना, मतलब हालांकि हमें ये बेसिक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, असलियत में यही काम होता है। ये बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन के पीछे ना, जो हम बैलेंस करते हैं किसी भी चीज़ों को, उसमें पीछे जो एक्स्ट्रा काम होता है वो यही होता है, ठीक है। वो हमें बताया नहीं जाता, जनरली टीचर्स नहीं बताते हैं, ठीक है, नहीं, वो बोलते हैं बस बैलेंस कर लो बेटा, ठीक है। क्यों? क्योंकि बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि भाई, अब दूसरा क्या है कंजर्वेशन ऑफ मास के बाद, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, डिंग 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 डिंग, ठीक है नहीं। अब कंजर्वेशन ऑफ मास के बाद दूसरा जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे भाई ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, PROPOR,
ठीक है जी, TION, ठीक है जी, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करते हैं। भाई ये चीज़ मैं 9th में पढ़ के आया था, मतलब आप 9th में पढ़ के आए थे। क्या करे सर, 9th तो पढ़ी ही नहीं थी, कोरोना आ गया था, हम कोरोना गाइज हैं, ठीक है भाई। देखो अब पढ़ो, देखो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी हाइड्रोजन 2 थे। अच्छा चलो सबसे पहले हम सोडियम से बात करते हैं। सोडियम 1 था, प्लस में क्लोरीन 1 था, तो सोडियम क्लोराइड बना। मतलब हमेशा अगर सोडियम चाहे कितने भी हों, यहाँ पे क्लोरीन CHLORINE है ना, कितने भी हों, ठीक है जी, वो हमेशा सोडियम क्लोराइड जब भी बनाएंगे ना, सोडियम क्लोराइड जब भी बनाएंगे ना, ठीक है जी, तो वो एक सोडियम एक क्लोरीन के साथ ही रिएक्ट करेगा, ठीक है जी। तो मतलब क्या हुआ कि सोडियम प्लस क्लोरीन गिव राइज टू सोडियम क्लोराइड। अब अगर यहाँ पे 2 सोडियम होते, मान लो मैंने गलती से 2 सोडियम ले लेती है कि नहीं, और यहाँ पे लेकिन तब भी यहाँ पे एक सोडियम के साथ एक ही क्लोरीन बनता। ये इसका रीजन क्या है, इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखो अब सोडियम की का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 11, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अब सोडियम जो है उसको अगर मैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूंगा तो वो आएगी 281। इज इट ओके, ठीक है जी। वहीं अगर मैं क्लोरीन की एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन देखूंगा 287। मतलब अगर मैं सोडियम की वैलेंसी देखूं तो भाई वैलेंसी कितनी है, इसकी वैलेंसी इसकी 1 है, और इसकी वैलेंसी कितनी है, वो भी 1 है, ठीक है जी। इसकी वैलेंसी +1 है, इसकी वैलेंसी कितनी है, -1। तो ऑब्वियसली कि अगर यहाँ पे देखो, इसको इधर लिख देते हैं, अगर यहाँ पे एक सोडियम है जिसकी वैलेंसी +1 है और एक क्लोरीन की वैलेंसी 1- है, तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि हम वैलेंसीज को क्रॉस कर देते हैं। अब सोडियम भी 1 और क्लोरीन भी 1, मतलब कि अब वैलेंसीज ही असलियत में क्या होता है, वैलेंसीज डिसाइड करती है कि कितने सोडियम के साथ कितने क्लोरीन लगेंगे। तो मतलब असलियत में जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो हम जबरदस्ती 1 2 3 4 एलिमेंट्स को घुसा नहीं सकते। हमें वो बेसिक जो हम 9th क्लास के अंदर पढ़ के आए थे, क्या कि असलियत में वैलेंसीज ही डिसाइड करती हैं कि कितने एलिमेंट्स कितने दूसरे एलिमेंट के साथ एक नया कंपाउंड बनाएंगे, एक नई चीज बनाएंगे, ठीक है। आए बात समझ में? तो असलियत में सोडियम प्लस क्लोरीन गिव राइज टू सोडियम क्लोराइड। अब उसी तरीके से वाटर। अच्छा लेकिन अभी अब मान लो 2 सोडियम लिए थे, तो भाई 2 सोडियम लिए थे तो इधर भी क्या कर दिया हमने, 2 सोडियम कर दिए। भाई सोडियम कितना था, 1 था ना, आपको पता है 2 1 जा 2 कर दिया। लेकिन एक प्रॉब्लम हुई क्या कि क्लोरीन भी 1 था, तो क्लोरीन भी इसके साथ 2 1 जा 2 हो गया, ठीक है जी। तो कोई बात नहीं, इधर अगर 2 1 जा 2 क्लोरीन हो गया तो इधर भी लगा देते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि पहले नॉर्मल Na लिखा था, फिर नॉर्मल क्लोरीन लिखा था, नॉर्मल कहते सोडियम क्लोराइड आया, ठीक है जी। लेकिन अब यहाँ पे जब मैंने इसको डबल किया तो सभी ही डबल हो गए। क्यों? क्योंकि एक सोडियम के साथ एक ही क्लोरीन रिएक्ट कर रहा था, ठीक है। तो अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ कि H2 प्लस में O2 गिव राइज टू H2O। अब ये कैसे हुआ कि भाई आपको पता है हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2- होती है, ये 1+ होती है। अगर मैं क्रॉस कर दूंगा इसको और इसको तो क्या होगा कि H2O ही तो बनेगा, H2O ही तो बनेगा, ठीक है जी। तो ये पहले से ही वैलेंसीज डिसाइड करती है कि कौन सो किसको एलिमेंट्स में कौन सा एलिमेंट किसके साथ जाकर कितने नंबर ऑफ एटम्स के साथ टकराएगा, मतलब मैच करेगा। जैसे यहाँ पे H2 के 2 H के हाइड्रोजन के 2 एटम्स थे, अब ऑक्सीजन का 1 एटम था, तो दोनों आपस में जाके जुड़ गए, सिंपल, ठीक है जी। अब होगा क्या कि अब मेरे को यहाँ पे कांस्टेंट प्रोपोर्शन के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन था 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 थे, ऑक्सीजन 2 था, फिर से बैलेंसिंग आ गई ना यार। इसी चीज़ को कांस्टेंट प्रोपोर्शन को भी साबित करने के लिए यहाँ पे हम बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है नहीं। तो O2 आ गए, तो भाई ऑक्सीजन के नीचे 1 था, ऑक्सीजन तो 1 था, तो बाहर हम 2 लगा देते हैं, तो 2 1 जा 2, ठीक है जी। तो भाई 2 आ गया ना, आगे कि नहीं आगे भाई, ठीक है। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन इसके साथ हाइड्रोजन 4 आए, तो भाई इधर भी तो हाइड्रोजन 4 हो गया ना, बैलेंस कर दिया। तो मतलब पहली प्रॉपर्टी, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो कंजर्वेशन ऑफ मास होगा, उस बेसिक प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ मास है। दूसरी बात कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन फॉलो होगा, ठीक है जी, इज इट ओके। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, क्या, वही कुछ नहीं यार, केमिकल रिएक्शंस इररिवर्सिबल होते हैं। केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, इररिवर्सिबल होते हैं,
REVERSIBLE, ठीक है जी। केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं, बहुत सिंपल। तो भाई आपको समझ में आया? अगर कोई भी, अब देखो, अब हम ये बात पढ़ रहे हैं क्या, आपको केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया ना? एक रिएक्टेंट साइड होती है, प्रोडक्ट साइड होती है, ठीक है। बैलेंसिंग भी करते हैं, क्यों करते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को साबित करने के लिए, ठीक है नहीं, मतलब फॉलो करने के लिए। अब अगर व्हाट हैपन्स, अब मैं एक बात बोलूँ आपसे, व्हाट हैपन्स जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या होता है ना? तब हमें कैसे पता चलता है केमिकल रिएक्शन हुई है, मतलब क्या क्या चीज़ देखने को मिलती हैं भाई? सबसे पहले जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उसके अंदर आपको चेंज इन कलर मिल सकता है भाई, कलर मिल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल टी के केस में देख लो, चाय के केस में भाई कलर चेंज हुआ ना, हमने टी लीव्स लिए, मिल्क में डाले, शुगर के साथ, ठीक है नहीं, तो क्या हुआ? कलर चेंज हुआ। तो चेंज इन कलर का एग्जांपल समझ में आया आपको? दूसरी बात क्या होगा? एवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो सकता है भाई, मतलब गैस भी निकल सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं CaCO3 को गर्म करूं, मतलब हीट प्रोवाइड करूं, तो क्या बन जाएगा? CaO प्लस में CO2, मतलब CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड बाबा, गैस है बाबा। नहीं समझ में आया बाबा? मतलब CaCO3 को हीट करेंगे तो CaO प्लस में CO2 बनेगा। अब अगर मैं थर्ड वाले पे आऊँ, थर्ड वाले पे भाई, थर्ड वाला क्या है? मतलब आपको समझ में आ गया, गैस भी इवॉल्व हो सकती है, इसको गैस बोल सकते हैं। चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट भाई, इसकी अभी सभी इन रिएक्शन के बारे में चर्चा करेंगे आगे, ठीक है नहीं भाई? और ये बात ध्यान रखना, तुम ना कभी भी सीरियस मत होना इन सभी रिएक्शंस को लेके। ये रिएक्शन अल्टीमेटली अपने दिमाग में बसानी पड़ती हैं, क्योंकि दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, ठीक है कि नहीं भाई? तुम किचन में जाते हो तो किचन में जाके तो ना पूछते हो कि क्यों लौकी पैदा हुई, क्यों लौकी के अंदर मसाले डाले गए, तो तुम ये तो नहीं पूछते हो ना, क्वेश्चन नहीं पूछते हो। तुम क्या करते हो? तुम जाते हो मम्मी से पूछते हो, या तुम खाना बनाना सीख रहे हो, तो क्या होता है? आजकल लड़कों को भी खाना बनाना सीखना चाहिए यार, खुश रहते हैं वो, ठीक है कि नहीं? ठीक है, मजाक कर रहा हूँ यार। देखो मेरी बात समझ रहे हो क्या, कि मैंने बोला कि अगर आप किचन में खाना बनाने के लिए जाते हो तो किचन में खाना बनाने के लिए क्या देखते हो भाई? ये देखते हो ना कि मम्मी आपको खाना बनाना सिखा रही है, तो बेटा इसके अंदर ये डालो, इसके अंदर इतनी चीनी डालो, इतना अब मसाला डालो, ठीक है नहीं? ऐसे करके सब कुछ आप बनाना सीख जाते हो, ठीक है नहीं? क्यों? क्योंकि प्रोसेस याद करते हो। वही प्रोसेस हमें यहाँ याद करनी है, बिकॉज केमिकल रिएक्शंस, अगर मान लो कोई चीज़ दुनिया में प्रेजेंट है, CaCO3 आया बात समझ में, उसको मैं हीट कराऊंगा तो भाई ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, खत्म बात। हमें तो प्रोसेस से मतलब है, हमें ये नहीं मतलब कि ये आया कहाँ से भाई, आया तो आगे जाके पढ़ियो। आया बात सच में CaCO3, मजाक कर रहा हूँ भाई, ठीक है नहीं? पढ़िएगा, ठीक है नहीं? तो कहने का मतलब क्या है? दिस इज सी चेंज इन स्टेट, इज इट ओके? नाउ व्हाट इज दिस चेंज इन स्टेट? अगर मैंने बोला कि भाई CaO प्लस में H2O गिव राइज टू CaOH होल ट्वाइस। भाई ये क्या था? ये सॉलिड था। ये क्या था? ये लिक्विड था, ठीक है जी, ये लिक्विड था। और ये क्या था? ये एक्वस था। एक्वस मतलब, अब आपने देखा होगा क्या कि सीमेंट जो होता है, सीमेंट क्या करता है? जब सीमेंट क्या होता है? सीमेंट पाउडर लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप उसको पता है क्या? पाउडर, जब सीमेंट लगता है पाउडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो पाउडर लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है? वो सॉलिड में होता है। मैं सीमेंट नहीं है भाई, ये सीमेंट नहीं है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। उसको जब पानी में मिला तो क्या बन जाता है? एक लेवी सी बन जाती है, मतलब एक ना बहुत डेंस सा लिक्विड बन जाता है कि नहीं? तो उसी को एक्वस बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब जब भी कोई सब्सटेंस पानी के अंदर मिली होगी, मतलब जब उसको पानी ने घोला होगा, स्पेशली याद रखना पानी ने घोला होगा, तो उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। नहीं समझ में आया? थोड़ा सॉलिड मतलब लिक्विड में आके गल गया और उसने एक नया सा लिक्विड का, मतलब डेंस सा लिक्विड फॉर्म कर लिया पानी से, मतलब ज़्यादा डेंसिटी वाली चीज़ फॉर्म कर ली, उसको हम क्या बोलते हैं? CaOH, मतलब सॉरी एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है जी, तो पहले 3 समझ में आए। इसके बाद भाई, इसके बाद क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है जी, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मतलब क्या है कि कई चीज़ें क्या होती है केमिकल रिएक्शन में ना, सेटल डाउन नहीं हो पाती नीचे। ठीक है जी, सेटल डाउन इन द सेंस क्या कि भाई वो ढंग से नीचे बैठ नहीं पाती, मतलब बैठने से मिल नहीं पाती, या तो वो नीचे बैठ जाती हैं या फिर वो क्या करती है ऊपर तैरने लग जाती हैं।
मतलब लिक्विड के ऊपर वाली पार्ट में तैरने लग जाती हैं, है ना, ऊपर वाले पार्ट में क्या करती हैं, तैरने लग जाती हैं, हैवी हैवी पार्टिकल्स में तैरने लग जाती हैं। आया बात समझ में? ठीक है जी भाई भाई भाई, एक मिनट, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, तैरने लग जाती है, तो इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो मतलब जब भी केमिकल रिएक्शन होगा ना, तो कई बार कोई झाग झाग या ऊपर कोई मतलब यू कैन से कि एक लेयर सी फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, जो कि नीचे नहीं बैठेगी, वो सिर्फ ऊपर तैरती रहेगी, हल्की सी लेयर, ठीक है जी। तो उसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये क्या था हमारे पास, चौथा वाला पॉइंट, ठीक है जी। अगर आगे चलते हैं, आगे क्या आएगा आपके पास, पांचवा वाला पॉइंट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के बाद चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा देखो क्या आएगा के पास, फोर्थ वाला, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है जी, चेंज इन टेम्परेचर। अब व्हाट डू यू मीन बाय चेंज इन टेम्परेचर? भाई चेंज इन टेम्परेचर क्या है, इसी का एग्जांपल है भाई, यही एग्जांपल ले लो। क्या होता है, अब जब मैं कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाता हूं ना भाई, ये CaOH होल ट्वाइस बनता है, ठीक है। लेकिन जिस बर्तन में पानी लेता हूं और उसके अंदर मैं कैल्शियम ऑक्साइड डाल देता हूं, वो बर्तन क्या हो जाता है भाई, गर्म हो जाता है, गर्म, हीट रिलीज होती है। मतलब ये बात ध्यान रखना, आप कभी आपके घर में अगर ऊपर POP हुई है, तो जो POP होती है ना, POP के लिए पाउडर आता है जिप्सम, उसको क्या करते हैं, उसको पानी में डाल देते हैं। आगे हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे भी इसको, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के अंदर। तो जिप्सम को लेते हैं, हम ना पानी के अंदर डाल देते हैं। तो जो POP करने वाले भैया है ना, उनसे कोई पूछना, या फिर कभी आप थोड़ी सी POP मतलब जिप्सम ले आना, जिप्सम को पानी में मिलाना, आपका हाथ ना गर्म हो जाएगा। मतलब आप उसको जब मिला रहे होगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा गर्मी गर्मी सी प्रोड्यूस हो रही है। तो वही हाल इसके साथ होता है, ठीक है जी। मतलब यहाँ पे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। और जब भी किसी रिएक्शन के अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही होगी, तो मैं क्या बोलूँगा भाई, वो रिएक्शन क्या है, वो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। भाई अब आप ये बोलोगे कि भाई सर क्या हो गया है आपको, आप इतनी सारी चीजें बताए जा रहे हो। भाई अगर तुमने गलती से कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है जी, को पानी में मिला दिया, आया बात समझ में, पानी में मिला दिया, और मैंने तुझे बताया नहीं कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। मान लो कि तुम कोई दो चीज मिला रहे हो, और मैंने बोला चिंटू ऐसा करो, पानी में ये चीज घोल दो, या फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि कोई भी दो सब्सटेंस आपस में मिला दो, एक ये वाली सब्सटेंस बनेगी, और मैंने तुम्हें ये बताया ही नहीं कि भाई उसके अंदर से बहुत सारा गर्मी निकलेगी, तो भाई तुम्हारे हाथ जल जाएंगे ना। इसीलिए मैं तुम्हें ये बोलूंगा, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत प्यारे इंसान हो, बस हमारे बीच में कैमरे का, इस फोन का ही तो फर्क है, ठीक है। तो मैं तुमसे बोलूंगा कि भाई इसको जब तुम उसमें मिलाओगे तो ये चीज बनेगी, और इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब तुम समझ जाओगे, तब तुम्हारे को पता चल गया क्या, कि भाई वहां पे क्या होती है, हीट रिलीज होती है। तो इट इज वेरी वेरी सिंपल कि भाई अगर मैं पूरे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की इंट्रोडक्शन की बात करूं ना भाई, तो वो इंट्रोडक्शन बस इतनी ही इंट्रोडक्शन है, और अगर आपने इसको समझ लिया तो इस चैप्टर से आपको प्यार हो जाएगा। बाकी मैंने बीच बीच में आपको कुछ रीजंस दिए कि हम क्यों बैलेंसिंग करते हैं, और अब जब कुछ वीडियोस के बाद, मतलब इन द सेंस क्या, हाँ मतलब बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन के ऊपर तो अगली वीडियो, मतलब जो भी वीडियो आएगी वो कंप्लीटली डेडिकेटेड या बहुत ही होलिस्टिकली हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन को ही कवर करेंगे। तो भाई ये था आपके पास इस पूरे चैप्टर की इंट्रोडक्शन। आपको भाई ये आपका अपना ही चैनल है, तो इसलिए प्लीज लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक चैनल मत करो भाई, लाइक द वीडियो कर लो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर करो, ताकि इस वीडियो की रीच बढ़ सके। बाकी तुम्हारी मर्जी है यार। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, सायोनारा एंड टिंग टोंग, ठीक है।